हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इसका जो है कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, बिल्कुल नए सिलेबस पर ये आधारित है और ये है आपका समान अध्ययन का। देखिए ऐसा नहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ही है, ये जो है कि आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए रोजाना कितने बजे आता है, ये शाम के टाइम 6 बजे। तो आप लोग शाम के टाइम 6 बजे डेली आ जाया कीजिए ऑनलाइन, ठीक है, यूट्यूब पे, और आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जिन लोग नए हैं वो लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले से हैं वो जो है कि लाइक कमेंट एंड शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका, एलोरा, अजंता, चितन वासल। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गुहा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पुराने चित्र कौन से हैं, तो ये है आपका भीमबेटका का। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर प्राचीन चित्रित गुफाओं एवं शैलश्रियों की खोज की गई थी यहीं पे, और यहाँ से अनेक प्रागैतिहासिक कला कृतियाँ पाई गई है। ठीक है, भीमबेटका से। तो ये कहाँ पे है भीमबेटका, तो ये है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अजंता और एलोरा की, तो ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और चितन वासल की बात करें हम, तो ये पड़ता है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। देखिए पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, विशाल कोठार का मतलब कि अनाज संग्रह करने का स्थान, मतलब अनाज रखने का स्थान, उसको हम कोठार बोलते थे। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला? ठीक है, तो ये मिला आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना जिले में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना जिले में। देखिए और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की खोज की, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 में। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मतलब अन्नागार या बोल सकते हैं कोठार, अनाज संग्रह करने का स्थान। ठीक है, ये जो है कि यहाँ पे है, और यहाँ से विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिला है और सभा भवन भी मिले हैं यहाँ से मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ पे है, तो ये साहिवाल जिले में है और ये रावी नदी के तट पर है। रोपड़ की हम बात करें तो रोपड़ कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है, रूपनगर पंजाब में, और ये सतलज नदी पे सिचुएटेड है। एंड कालीबंगा की हम बात करें तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर नदी के तट पे है। ठीक है, किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी कहाँ से आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया था? वो कौन था मुगल सम्राट, तो वो मुगल सम्राट था आपका शाहजहां। ये 4th नंबर आपका सही है। ये जो है कि राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया था। ठीक है, देखिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली में, जो कि यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद का निर्माण किया। ठीक है, यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद का निर्माण किया और लाल बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण करवाया ये दिल्ली में। ठीक है, देखिए इस लाल किले के जो पश्चिमी द्वार है उसको हम लाहौरी दरवाजा, और जो दक्षिणी द्वार है उसको हम दिल्ली दरवाजा कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ठाणे, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से नागपुर। देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो है कि प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आपका मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच जो है कि प्रथम भारतीय रेल लाइन शुरू किया गया था। देखिए भारत में रेल की शुरुआत जो है कि डलहौजी के शासनकाल में, कब? 1853 में किया गया। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, इतना चलाया गया था। कौन सा डेट था एग्जैक्ट, तो वो था आपका
16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को जो है कि मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर जो है कि पहली बार रेल चलाई गई थी। देखिए, अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही डाक टिकट की भी शुरुआत की गई थी। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन, फ्रांसिस मार्टिन। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी। देखिए, ब्लू वाटर को विकसित करने का श्रेय किसका जाता है? तो ये प्रथम वायसराय था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, इसको दिया जाता है। ठीक है, देखिए, ब्लू वाटर नीति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्या थी? तो पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब महासागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें थी। इसे ब्लू वाटर नीति क्यों कहते हैं? क्योंकि पुर्तगालियों ने जो भी मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में किले के निर्माण करने के बजाय क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि अपनी जो है कि मतलब समुद्री क्षेत्रों में ये अपनी स्थिति मजबूत की। मतलब किलों का निर्माण नहीं किया पुर्तगालियों ने, इन्होंने क्या किया कि अपनी स्थिति कहाँ पे मजबूत की, तो ये समुद्री क्षेत्रों में। इसलिए जो है कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसका नाम है। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1900 में, 1890 में, 1905 में, 1911 में। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए, बंगाल के कोलकाता टाउन हॉल में यह किया गया था इसकी शुरुआत स्वदेशी आंदोलन की। जब लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पे वायसराय, ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1905। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खां, शौकत अली, मौलाना आजाद। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसे कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना जी को। देखिए, 1906 से 1916 1906 से 1916 जो इनका राजनैतिक जीवन था, जीवन का ये प्रथम मतलब डिकेड था, मतलब प्रथम 10 वर्ष था 1906 से लेकर के 1916 तक। इन्होंने हिंदू और भारतीयों मुसलमानों के मध्य एकता के प्रति उग्र इच्छा शक्ति दिखाए थे। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे प्रभावित होकर के सरोजनी नायडू जी ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों जो कि गर्म दल और नरम दल, इनका जो है कि अच्छे संबंध जो थे वो किस समझौते में बने? ठीक है, किस समझौते में बने? तो ये बने लखनऊ समझौता, जो कि हुआ था कब? 1916 में हुआ था। देखिए, ऐसा हुआ कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। उसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया। कौन कौन दल? तो एक गर्म दल और एक नरम दल। ठीक है, देखिए, जो नरम दल थे, ठीक है, उनके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नरम दल के नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, और गर्म दल के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसके बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। ठीक है, तो 1907 में जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों में बट गई, वो चल करके 1916 जो कि लखनऊ समझौता हुआ, उसमें जो है कि इन दोनों समूहों को अच्छे संबंध बने, मतलब ये इसके लखनऊ समझौते में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ समझौता। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो
तो इसका संबंध है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। देखिए गांधी जी ने 1930 में गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के दौरान जो है कि नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? राजा जी, महिलाओं, नेहरू, M.A. जिन्ना। देखिए वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की पदवी, सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर के, जो बारदोली सत्याग्रह था उसमें इनके कामों से प्रभावित होकर के जो बारदोली की महिलाएं थी वहां की, उन्होंने जो है कि इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे गहरा जो कि मेरियाना गर्त, ये किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त जो है कि विश्व का सबसे गहरा है ये। तो ये जो है कि आपका है प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। कहाँ पे है? तो मेरियाना गर्त जो है कि प्रशांत महासागर के फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। और ये कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है आपका 11,033 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, 11,033 मीटर। ठीक है, कि मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर और ये प्रशांत महासागर में सिचुएटेड है। ठीक है। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? खजूर, खट्टे फल, अनाज, गन्ना। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो ये है आपका खट्टे फल। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो ये खट्टे फल है। देखिए शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भाग जैसे कि उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी और यूरेशिया का स्टेपी प्रदेश में पाया जाता है ये। ठीक है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और यूरुग्वे, दक्षिणी अफ्रीका के उच्च पर्वतीय भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में तथा न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है शीतोष्ण घास के मैदान। और यहाँ के प्रमुख फसल क्या है? तो खट्टे फल है। भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा? कागज और लोहे, कपास और चीनी, जूट और कपास, इंजीनियरिंग और सीमेंट। देखिए भारत के किस उद्योग की बात की जा रही है कि विभाजन के बाद, मतलब विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। भारत जब विभाजन हुआ उसके बाद से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा किस उद्योग में? ठीक है, तो वो कौन सा उद्योग था? तो वो उद्योग था आपका जूट एवं कपास का उद्योग। देखिए जूट और कपास जो है कि उत्पादन करने वाले देशों में अविभाजन भारत का सबसे आगे था ये। मतलब जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ये नहीं बटे थे, विभाजित नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे किसका? जूट और कपास का जो है कि भारत जो है कि सबसे बड़ा उत्पादन देश था। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद जो है कि ये जो है कि टूट गया, जैसे बंगाल हो गया, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, तो इसमें जो है कि ये मतलब विभाजन के बाद से इसका बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जूट या कपास। एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। एक राज्य जो कि कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है कौन सा? उड़ीसा है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है। देखिए अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है कि भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो 8 राज्य? तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है। देखिए गुजरात भी है, पश्चिम बंगाल भी है, राजस्थान भी है, बट ये पूछ रहा है कि कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है, वह कौन सा है? तो वह है आपका उड़ीसा है। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र, कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? कावेरी घाटी, कृष्णा घाटी, गंगा घाटी, दामोदर घाटी। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र, कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके दामोदर घाटी में। 4th ऑप्शन आपका सही है।
देखिए दामोदर घाटी में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो दामोदर घाटी में। और कोयला का प्राथमिक केंद्र माना जाता है ये दामोदर घाटी। ठीक है, देखिए दामोदर घाटी के अलावा, मतलब इसके अलावा कोयला और कहाँ कहाँ मिलते हैं? झरिया में, रानीगंज में, बोकारो में, यहाँ कोयला पाया जाता है, मतलब कोयला का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 1956 के बीच जो है कि पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। ठीक है, इसलिए जो है कि कृषि को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना जो है कि आज के डेट में ये इतिहास का विषय रह गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया? नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस कर दिया। तो नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीति का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? ठीक है, तो ये दी आपकी कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1992 से 1997 तक जो है कि आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और ये नरसिम्हा राव की सरकार थी इस टाइम पे, और मानव संसाधन के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। मानव संसाधन के विकास के मतलब कि आपका जो है कि रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इस पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए किसका उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री डिजी धन व्यापार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। पूछा जा रहा है कि किसका उद्देश्य जो है कि खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है? तो यह है आपका प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य ये सब सारी चीजें हैं। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। चलाया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध, औद्योगिक रुग्णता, कर, बीमा। बात की जा रही है चलैया समिति की। चलैया समिति किस क्षेत्र की जांच हेतु जो है कि ये गठित की गई थी? ठीक है, तो देखिए ये गठित की गई थी आपका 1991 में। 1991 में चलैया समिति गठित की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? तो उस टाइम पे सरकार ने देश के तत्कालीन कर ढांचे की जांच के लिए जो है कि इसे गठित किया गया था। देखिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे राजा जे चलैया। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी टैक्स रिफॉर्म कमेटी की स्थापना के लिए। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म कमेटी की स्थापना के लिए। देखिए अगर चलैया की बात करें हम, तो ये राजा जे चलैया को भारत में कर सुधारों का पिता, मतलब कि द फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है ये कि भारत में कर सुधारों का पिता या फिर द फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा जे चलैया को। तो ये किसके लिए गठित की गई थी? तो ये कर के लिए गठित की गई थी। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये जो है कि मूल प्रस्तावना के भाग थे। 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे एंड 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। देखिए प्रस्तावना जो हमारा उद्देशिका है उसमें जो है कि समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये कब जोड़े गए थे? ये पहले से ही थे या फिर बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था?
तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे उद्देशिका में, प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। कौन कौन? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है कि जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। देखिए 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजें परिवर्तित की गई थी, इसलिए इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए अगर भारत संघ के किसी नए राज्य का सृजन करना है, कोई हमें नया राज्य बनाना है, तो हमारे जो संविधान की अनुसूची है उसमें किस एक अनुसूची में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? वो कौन सी अनुसूची है? तो वो अनुसूची है आपकी पहली, कि अगर नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है? तो इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करती है पहली अनुसूची। ठीक है, और हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहली। देखिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट। देखिए आरटीजीएस का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है उत्तर प्रदेश पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग जो है कि अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करके बताया कीजिए कि हाँ किन लोगों ने वीडियो देख लिया। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।